रामचंद्र यादव 13 कुमाऊं मेरी बटालियन है और इस बटालियन लड़ाइयाँ जो कि लड़ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई रजांगला की लड़ाई है, जिसको वर्ल्ड के अंदर पहला लड़ाई माना गया है। हम 62 के अंदर पूरी पलटन हमारी बारामूला में थी। अचानक हमें आदेश मिला कि आप लद्दाख जाएंगे, तो हम फौरन लद्दाख के लिए मुंह करके रात भर चल के हम लेह में पहुंचे। लेह में हम एक हफ्ता के करीब पूरा क्लाइमेट किया और क्लाइमेट करने के बाद में अचानक आदेश मिला कि ये पलटन चसूल में जाएगी और हम चसूल के लिए रात को रवाना हो गए। पूरी रात चला और पूरे दिन चला। दूसरे दिन 4 बजे हम चसूल में पहुंच गए। चसूल में पहुंचते के साथ ही हमारी कंपनी को आदेश मिला कि आपकी कंपनी 18,300 रजांगला हिल पर जाएगी और बाकी कंपनियों को भी लोकेशन बांट दिया गया। अब वहाँ की हालात ऐसी थी कि हवा इतनी तेज 120 की स्पीड, बर्फ गिर रही है और जवानों के पास आइटम साइड का बंदोबस्त बिल्कुल ही जीरो था, क्योंकि ठंडा ड्रेस और पैरों में ठंडे ही बूट और सिर पर खाली एक एआई की टोपी होती है वो थी। बाकी बंदोबस्त एआई के अलावा सनों का बिल्कुल भी हमारे पास किसी जवान के पास भी नहीं था। हालात देश की ऐसी थी कि अचानक वो लड़ाई होगी और संभल भी नहीं पाया देश। उससे हमारे देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन हमारी बटालियन जो चसूल के डिफेंस के लिए गई थी और हमारी कंपनियां जो पोस्टों पर चढ़ी हैं, गुरुंग हिल, मगर हिल और रजांगला पर चार्ली कंपनी चढ़ी है, जिसका कमांडर पहले प्रेम कुमार थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह क्वार्टर मास्टर होने के नाते थोड़ा एक हफ्ते बाद चार्ज दे करके बारामूला से पहुंच गए थे और वो हमारे पास पहुंच गए। क्योंकि फील्ड कंपनी एक जो फील्ड में जाती है तो उसका कमांडर एक मेजर साहब भी होना चाहिए, इसलिए मेजर साहब वहां पहुंच गए थे। हमने बड़ी मुश्किल से 1 महीनों ताकत लगा करके जवानों ने अपनी जान बचाने के लिए मोर्चा तैयार कर लिया था। हालत ऐसी थी कि जब रोज खबरें सुनते थे, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर चल के आते थे तो जवान बिल्कुल ठंडा हो जाता। हवा 120 की, बर्फ उस दिन तो अकत ही बर्फ गिर रही थी। अब ये फायर का जब आवाज आई तो पूरी कंपनी, पूरा पहाड़ भी गूंज गया, पूरी कंपनी स्टैंड टू पोजीशन में आ गई। वहां से खबर आई हरिराम साहब की, रामचंद्र मैं साहब को बताओ दुश्मन से कांटेक्ट हो गया और दुश्मन करीब 12-13 थे, जिसमें 8-7 तो वही खत्म हो गए, 2-3 वापस भाग गए। ये मैसेज बताई तो मैं साहब ने कहा हरिराम साहब को कि देखो हरिराम, ये वक्त आ गया है अब दुश्मन से लोहा लेने का, आप तैयार है? साहब ने बोला साहब बिल्कुल रेडी हैं, आप चिंता मत करिए, समय आने दीजिए और हम तैयार हैं। इतनी देर के अंदर सुजाराम साहब 7 प्लाटून 8 प्लाटून से 3 किलोमीटर दूर रजांगला के नीचे पोस्ट लिया हुआ था जो 18,300 है, वहां उसका लोकेशन था। वहां से खबर आई कि हमारे नाले के अंदर दुश्मन 400 की नफरी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैं साहब ने कहा बहादुर सुजाराम साहब, आज दिन आ गया है, जो हमें करना है वो करके ही रहेंगे। बोला साहब आप चिंता मत करिए, मेरी मार मारने दीजिए, मेरी मार मारने दीजिए, मेरी मार मारने दीजिए। 3 दफा यही आवाज में जमींदार सुजाराम साहब की आई, जो आजकल नायब सुधार बोलते हैं उनको। जब उनके मार में आ गए छोटे हथियारों की में, तो पूरे फायर खुल गए और पूरा का पूरा चाइना का जो जवान थे उस नाले के अंदर, बर्फ के अंदर गोलियां के आगे ऐसे लुट गए, जैसे कि एक भेड़ के अंदर गोलियां लग जाती है, वो बीमारी आती है तो लुट जाती है। मेरे साहब के पास मैसेज आया मेरे शर्ट के ऊपर कि मेरे साहब को बताओ कि हमला नाकामयाब कर दिया है दुश्मन का। इतनी देर में 8 प्लाटून से हमला आ गया। 8 प्लाटून ने भी खबर दिया कि साहब ऐसे ऐसे सामने से हमला आ गया। हमला नाकाम किया, वो भी जवान लड़ रहे हैं, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। राइफल उस टाइम 303, जिसको चलाना बहुत कठिन है, लेकिन
मैं साहब का जो सूझबूझ और प्लाटून कमांडर की देख रेख में राइफल का अम्युनिशन लाइट मशीन गन के ऊपर इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जवान 3-4 बैठ करके मैगजीन भरना शुरू कर दिया, क्योंकि राइफल से फायर होना तो बहुत कठिन था। LMG थी जो चारों तरफ कवर कर रही थी। इसके बाद दुश्मन को छोड़ करके आप लोग पीछे आ जाओ। जब ये मैसेज मेरे पास आई तो मैं रेडियो ऑपरेटर था। मैंने कहा मैं साहब ये मैसेज आया है वहाँ हेडक्वार्टर से। तो हमने कहा साहब ये मैसेज जो आ गया पीछे हट जाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है रजांगला, तो अगर इसको दुश्मन ने पार कर लिया तो उधर का पूरा एरिया ब्रिगेड कट जाएगा। अब ये तो बात जमने वाली तो नहीं है, फिर भी जवानों से पूछ लो साहब क्या कहते हैं। कमांडर जो कि प्लाटून के कमांडर जमादार हैं, हरिराम साहब हैं, सुजाराम साहब हैं, उनसे पूछ लो कि रामचंद्र हैं, उनको तीनों से पूछो, जवानों से पूछो। लेकिन मेरा इरादा तो ये है कि जवान यहाँ से हटेंगे नहीं, और वही हुआ। हर जवान ने बोला कि हम पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, आप पीछे बता दीजिए। हमने बड़ी मुश्किल से पोस्ट तैयार किया है, जिस तैयार किया हुआ डिफेंस से हम दुश्मन के दांत कट्टे कर देंगे। ये मैसेज ब्रिगेड कमांडर तक चली गई कि साहब कंपनी बिल्कुल पोस्ट से नहीं हटना चाह रही है। कमांडर साहब ने कहा कि ठीक है, अगर कंपनी चाह रही है तो कंपनी को वहीं रहने दीजिए, लेकिन सतर्क रहे। तो ये मैसेज हमारे पास सतर्क आए, तो हमने कहा कि जी हम तो हमेशा सतर्क रहते हैं। और उस रात 18 तारीख को रात को करीब 4 बजे 8 प्लाटून की तरफ से जो लिसनिंग पोस्ट लगता था, उसमें एक लाइट मशीन गन, एक वेरलेट पिस्टल और हथियार के साथ 6 जवान बैठते थे। वहां से एक लंबा ब्रस्ट फायर आया लाइट मशीन गन का, और साथ ही वेरी लाइट लाल फायर हुआ। इसका मतलब कि जवान दुश्मन के साथ कांटेक्ट हो चुके हैं। लेकिन मेरे सामने कहा कि देखो रामचंद्र, क्योंकि सोया उस रात सोना तो बिल्कुल ही मना था। रात को जवान सोते नहीं थे, पेट्रोलिंग चलती थी 7 से हेडक्वार्टर से 8 में 8 की पेट्रोल कंपनी हेडक्वार्टर और मोटर पोजीशन, और 7 में से घूमते ही रहते थे। तो हमें जो जवान आते थे उनको चाय पानी देनी पड़ती थी, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर चल के आते थे तो जवान बिल्कुल ठंडा हो जाता। हवा 120 की, बर्फ उस दिन तो अकती बर्फ गिर रही थी। अब ये फायर का जब आवाज आई तो पूरी कंपनी, पूरा पहाड़ भी गूंज गया, पूरी कंपनी स्टैंड टू पोजीशन में आ गई। वहां से खोल देता हूँ, आप मैं सहलाता हूँ, आप चिंता मत करिए। बोला अभी एक ही बात है। बोला मैंने कहा बोलो साहब, आप चले जाओ बटालियन हेडक्वार्टर में और बताओ कमांडर को कि ये कंपनी कैसे लड़ी। मैंने कहा साहब मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, बड़े मेरा हुक्म है। मैंने कहा ठीक है, हुक्म तो आपका माना जाएगा, लेकिन आप बार बार लेक्चर में हमें जब भी लेक्चर देते थे कि लड़ाई में एक सिपाही का हुक्म भी चलता है। अब वो पोजीशन आज आ गया है कि आपकी हालत ऐसी है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। बोले मेरा हुक्म है। और उसके बाद वो बेहोश हो गया। दुश्मन हमारे सामने से ओवर रन, मतलब हम आपस में दुक्का हो गया। 7 प्लाटून में भी, 8 प्लाटून में, 9 प्लाटून में भी आपस के अंदर। अब हम बैनेट मारते हैं तो उनके पास ऐसा कपड़ा, वो बैनेट ही नहीं जाता, तो बट से उनको मारा। सिंहराम जिसको वीर चक्र बाद में मिला, दोनों भाई थे, उसने दोनों चाइनीज के दोनों को पकड़ के आपस में सिरों को मार करके मारा। एक को उठा करके चट्टान पत्थर पर मारा। बड़ा बहादुर था, बड़ा स्पोर्टमैन था, हैमर और गोला का और रस्सा का। पूरी कंपनी में स्पोर्टमैन पूरे इसी कंपनी के अंदर थे। अब हालत हमारे ऊपर रन ओवर हो गया, और रन ओवर होने के बाद में मैंने कहा कि मैं साहब को अभी मुझे चांस है, किसी तरह इसको निकाल सकता हूँ, नहीं तो निकालो। मैंने मैं साहब को लिया गोदी में, और वहां से 12-13 गज ही मुझे सरकना था। उसके बाद ढलान था, बजरी थी, कभी मैं साहब ऊपर, कभी मैं नीचे, कभी वो ऊपर, कभी मैं नीचे। लेकिन मैं उसको वहां से 50 गज नीचे लिया। नीचे लाने के बाद में फायर आ रहे थे 7 प्लाटून से, तो उसकी कवर से मैं बच गया, क्योंकि फायर फिर ऊपर से जाने लगा। मैं साहब को उठाया और नीचे लाया करीब 1 किलोमीटर, और वहां एक बड़ा पत्थर था, और पत्थर
के पास उसको लिटाया। लिटाने के बाद में मैंने देखा कि मेरे साहब तो खत्म हो गया, क्योंकि मेरे साहब के पास नबज घड़ी थी। बार बार जो ही सांस चलता था तो वो चलती, अगर सांस ही खत्म हो गया तो वो बंद हो जाती थी। वहां पर मैंने मेरे साहब को उसके कोट पारका से मुंह ढका है, उसके ग्लोव साइड में घेरा है और बर्फ से ढक दिया। ढकने के बाद में मैंने सोचा कि अब क्या करें। नीचे हमारा क्वार्टर मास्टर रहता था। क्वार्टर मास्टर को मैंने दिमाग में सोचा कि वहां जाएं और वहां से 3 जवानों को ले आएंगे जो राशन पहुंचाने के लिए नीचे रहते थे, और मेरे साहब की लाश को ले जाएंगे यहाँ से। लेकिन मैं जब नीचे वहां से पहुंचा 3 किलोमीटर, तो देखा कि स्टोर में आग लगा रखी है और जल रहा है, वहां कोई भी नहीं है। उसके बाद में मेरे पास एक जीप आई है। जीप ने देखा कि ये तो अपना सिपाही है, और वो बोला, मैं जीप वालों को बोला, मैं भाई थोड़ी मदद करो मेरी, वहां मेरे साहब की लाश है, ले बोलो देखो अब आपके लिए आदेश है, जो भी जवान ऊपर से आता है फौरन बटालियन हेडक्वार्टर में लाओ। और मेरे को लेकर बटालियन हेडक्वार्टर गए, सीओ साहब से मिले। सीओ साहब सीधा ब्रिगेड हेडक्वार्टर लेकर चले गए। उन्होंने पूछा, रामचंद्र कैसा लड़ाई हुआ, क्या हुआ, कितने कैद हुए? मैंने कहा साहब मेरा हिसाब से तो एक भी कैद है नहीं, ये 2 जवान कैद हो सकते हैं जो फ्रोस्ट बाइट से वो चल नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पैरों की हालत बहुत खराब थी। बाकी कोई भी जवान कैद नहीं हुआ है। कंपनी लड़ते लड़ते पूरी शहीद हो गई। अगर साहब मुझे एक कंपनी अभी मिल जाए तो मैं दोबारा पोस्ट को ले सकता हूँ। ब्रिगेड कमांडर TN रैना साहब थे उस टाइम, जो बाद में चीफ बने, अब तो स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई रामचंद्र, मेरे पास इतना फोर्स नहीं है जो कि अभी एक्शन हो, अभी तो जहां पर है वहीं पर बने रहो। ठीक है, मैंने कहा साहब कुछ नजारा मेरे सामने आया है और वो मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से। इसके बाद में मैं अपनी बटालियन में चला गया। उसके बाद 1963 में आदेश मिला रेड क्रॉस के थ्रू, भाई लाशों को ला सकते हो। उस टाइम पर दिल्ली से पूरी वही टीम गई और मैं उनके साथ गया। और जब मैं पहुंचा हूं मेरे साहब के पास, मेरे को पता था कि मेरे साहब कहाँ हैं। वो तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे क्योंकि उनको सांस नहीं आते, दिल्ली से गए हुए थे। वो पहुंचे, उनको पहुंचने में लग गया 2.5 घंटा मेरे साहब तक, और मैं पहुंच गया आधा घंटे के अंदर, क्योंकि हमारा दम बन चुका था वहां। बिल्कुल भी हम उस इलाके को बिल्कुल भी महसूस अपने हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अपने शरीर में ढाल चुके थे। जब वो पहुंचे तो मैंने कहा साहब ये है मेरे साहब। तो एक कर्नल साहब थे, उन्होंने जब हाथ आगे करा तो मैंने बोला नहीं साहब ठहरो, वो फाइल निकालो जो मैंने दिल्ली बयान दिया था। मैंने 3 आपको बताया था कि या तो मेरे साहब मिलेंगे, या मेरे साहब का हैंड ग्लोव मिलेगा, या उस पत्थर पर खून मिलेंगे। और 7:15 बजे मेरे साहब खत्म हो चुके थे। अभी पहले तो आप 8:15 का टाइम देख लो, मेरे साहब के हाथ जो है छाती के ऊपर है। उसके बाद में हाथ लगाना है। उन्होंने फाइल निकाली, देखा, बोला करेक्ट है। मैं अपने एडजुटेंट साहब को कहा कि साहब आप भी मिला लो, वही करेक्ट है। फिर वो पोस्ट पर मेरे साथ गए हैं। जब उन पोस्टों के ऊपर उन्होंने हालत देखी है कि जवान के हाथ में ग्रेनेड थ्रू कर रहा है तो छाती में गोली लगी, तो वहीं पर वो जवान हाथ में ही ग्रेनेड थे, उसको छुटाना मुश्किल हो रहा है। लाइट मशीन गन के ऊपर फायर कर रहा है, जवान के हाथ में मशीन गन है, छाती में गोलियां हैं, जवान ने मशीन गन नहीं छोड़ी, दुश्मन ने उसकी बैरल काट के पर फेंक दी। हर मोर्चे में यही हालत है। उसका जगह का